दूसरी ओर जाने से रोकने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब जो होता है विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी जिस विलयन में जितने ज्यादा विलय होंगे उसका परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा। यानी विलय ज्यादा होगा तो जल क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी विलायक कम हो जाएगा। अगर विलय ज्यादा होगा तो विलायक क्या रहेगा? कम रहेगा, है ना। और परासरण दाब को ओपी से दर्शाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बोलते हैं इसको। जल हमेशा कम परासरण दाब से किधर जाएगा? अधिक परासरण दाब की ओर। पहला दाब था परासरण दाब, दूसरा था स्फीति दाब। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं और इसको काय से दर्शाते हैं? टीपी के द्वारा। काय के द्वारा? टीपी के द्वारा। किसी कोशिका की स्फीति अवस्था में, कौन सी अवस्था में? स्फीति अवस्था में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर, किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर अपकेंद्रीय दिशा में, कौन सी दिशा में? अपकेंद्रीय दिशा में लगने वाला जो दाब होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर बोलते हैं इसको, है ना। और पूर्ण सलत कोशिका जो होती है उसका जो स्फीति दाब होता है वो क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण सलत कोशिका जो होगी उसका जल तो पूर्ण रूप से क्या होगा? बाहर निकल चुका होगा। इसलिए पूर्ण सलत कोशिका का जो टर्गर प्रेशर होगा, स्फीति दाब होगा, वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, है ना। ये दो दाब हो गए। तीसरा पढ़ा था हमने वाल प्रेशर, भित्ति दाब। भित्ति दाब को WP से लिखते हैं और ये भी इस कोशिका की स्फीति अवस्था में होता है। स्फीति अवस्था में कब? जब स्फीति दाब होता है उस कंडीशन में। और वाल प्रेशर जो होता है ये कोशिका की स्फीति अवस्था में रहेगा और ये उसको टर्गर प्रेशर को यानी स्फीति दाब को कंट्रोल करेगा। जैसे कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर दाब लगेगा, ये तो क्या कहलाएगा? टीपी। बदले में कोशिका भित्ति क्या करेगी? इसको कंट्रोल करने के लिए विपरीत दाब लगाएगी, WP, वाल प्रेशर। तो वाल प्रेशर या भित्ति दाब क्या होता है? कोशिका भित्ति के द्वारा, किसके द्वारा? कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर बाहर से अंदर की ओर यानी अभिकेंद्रीय दिशा में लगने वाला जो दाब होता है वो क्या कहलाएगा? वाल प्रेशर या भित्ति दाब कहलाएगा। और भित्ति दाब हमेशा स्फीति दाब के बराबर होता है, लेकिन कैसा होगा? विपरीत होगा। तो भित्ति दाब जो होता है कोशिका को स्फीत अवस्था में फटने से बचाता है। कैसे बचाएगा? फटने से बचाएगा। तो ये तीसरा दाब था भित्ति दाब। और लास्ट अपन ने पढ़ा था DPD। DPD मतलब विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता मतलब जल की मांग। काय की मांग? जल की मांग। तो किसी विलयन या किसी शुद्ध विलायक में जब हम कोई विलय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? विलय। तो शुद्ध विलायक में जैसे ही हम विलय मिलाएंगे तो जल का जो DPD होगा या सॉरी विलयन का जो DPD होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की तुलना में। तो किसी विलयन का जो विसरण दाब और शुद्ध विलायक के विसरण दाब में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? DPD कहलाता है। DPD मतलब जल की मांग। जल की मांग ज्यादा कहाँ होगी? विलयन में। क्यों? क्योंकि विलयन में विलय भी होगा, जबकि शुद्ध विलायक में तो क्या होगा? केवल जल ही जल होगा। जैसे विलयन और शुद्ध विलायक, तो इन दोनों शुद्ध ये जो विलयन है इसके विसरण दाब में और शुद्ध विलायक के विसरण दाब में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? DPD कहलाता है। DPD मतलब विसरण दाब न्यूनता। और विसरण दाब न्यूनता जो होगी जहां जल की कमी होगी वहां विसरण दाब न्यूनता अधिक होगी। जैसे कि विलयन में जल की कमी तो इसकी विसरण दाब न्यूनता क्या होगी? अधिक होगी। और विलायक की विसरण दाब न्यूनता, जल की विसरण दाब न्यूनता क्या होगी? कम होगी। किसकी तुलना में? विलयन की तुलना में। तो जल जो है हमेशा कम विसरण दाब न्यूनता से अधिक विसरण दाब न्यूनता की ओर जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। जो ये हम 4 प्रकार के दाब पढ़े थे हमने, कौन कौन से? परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। इन दाबों में आपस में कोई संबंध होता है या इन दाबों में आपस में क्या संबंध पाया जाएगा उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे भाई अब हम। तो जो परासरण दाब होता है या परासरण दाब और स्फीति दाब के बीच का जो अंतर होता है, किस किस के बीच का? परासरण दाब कौन कौन? परासरण दाब
और स्फीति दाब के बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस, स्फीति दाब, कौन सा दाब, स्फीति दाब के बीच के जो अंतर होता है, या परासरण दाब और स्फीति दाब में जो अंतर होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता। उसी को ही क्या बोलेंगे हम, विसरण दाब न्यूनता। परासरण दाब और स्फीति दाब के बीच जो अंतर होगा उसी को ही क्या कहेंगे, विसरण दाब न्यूनता, या डीपीडी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डीपीडी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डीपीडी बराबर, डीपीडी मतलब विसरण दाब न्यूनता बराबर क्या होगी, परासरण दाब। परासरण दाब मतलब ये परासरण दाब ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस स्फीति दाब को कैसे दर्शाते हैं, टीपी, टीपी। यानी परासरण दाब क्या होगा, ओपी माइनस टी, सॉरी विसरण दाब न्यूनता क्या होगी, ओपी माइनस टीपी। यानी परासरण दाब और स्फीति दाब में जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विसरण दाब न्यूनता कहलाएगा। या देखो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी क्यों लिखा, क्योंकि डब्ल्यूपी और टीपी क्या होंगे, बराबर होते हैं। भित्ति दाब और स्फीति दाब हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी भी लिख सकते हैं हम, और डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं। तो परासरण दाब, विसरण दाब न्यूनता, स्फीति दाब या भित्ति दाब, इनमें ये संबंध है। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, या डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी माइनस डब्ल्यूपी। यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब, या विसरण दाब न्यूनता बराबर डीपीडी बराबर परासरण दाब ओपी माइनस भित्ति दाब डब्ल्यूपी। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये जो इनके बीच संबंध था, किस किस के बीच, परासरण दाब, विसरण दाब न्यूनता, स्फीति दाब और भित्ति दाब के बीच आपस में ये संबंध था। अब ये अलग अलग अवस्थाओं के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि पहली कंडीशन देखते हैं हम, पूर्ण स्फीत जो कोशिका होगी, कौन सी कोशिका, सॉरी पूर्ण सलत कोशिका जो होगी, कौन सी कोशिका, पूर्ण सलत कोशिका। सलत का मतलब होता है पिचकी हुई कोशिका। ऐसी कोशिका जिसका जल बाहर निकल चुका है वो क्या कहलाती है, पूर्ण सलत कोशिका कहलाती है। कौन सी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका जल पूर्ण रूप से बाहर निकल चुका है, क्या कहलाएगी वो, पूर्ण सलत कोशिका। तो जो पूर्ण सलत कोशिका होती है उसके लिए टीपी का मान जो होगा, टीपी मतलब स्फीति दाब, फूलने वाला दाब, स्फीत करने वाला दाब, या कोशिका को फुलाने वाला जो दाब होगा, या कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर जो लगने वाला दाब होगा, वो क्या होता है, सलत कोशिका के लिए 0 होता है, 0 होता है। तो देखो डीपीडी बराबर हम जानते हैं ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। और पूर्ण सलत कोशिकाएं, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। और हम जानते हैं पूर्ण सलत कोशिका जो होगी उसके लिए टीपी बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब जब टीपी बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। यानी कि पूर्ण सलत कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता का मान परासरण दाब के बराबर होता है। दोबारा सुनना, पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, पूर्ण सलत कोशिका के लिए टीपी जो होता है स्फीति दाब, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। और जब स्फीति दाब का मान 0 रहेगा तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। यानी पूर्ण सलत कोशिका के लिए डीपीडी का मान किसके बराबर होता है, परासरण दाब के बराबर होता है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो देखो टीपी 0 रहेगा पूर्ण सलत कोशिका के लिए, तो डब्ल्यूपी भी 0 रहेगा। भाई स्फीति दाब और भित्ति दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो पूर्ण सलत कोशिका के लिए स्फीति दाब भी 0 है तो भित्ति दाब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। या अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यूपी बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। 0 रहेगा तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। यानी कि पूर्ण सलत कोशिका के लिए विसरण दाब न्यूनता का मान किसके बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा।
तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, अब देखो दूसरी कंडीशन देख, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखना, पूर्ण सलत कोशिका को, किसको? पूर्ण सलत कोशिका को, सलत मतलब पिचकी हुई कोशिका को, जब कहां रखेंगे हम? अल्प परासरी विलयन में। कहां रखेंगे? अल्प परासरी विलयन में। तो पूर्ण सलत कोशिका को हमने कहां रख दिया? अल्प परासरी विलयन में रख दिया। अल्प परासरी विलयन मतलब जिसका परासरण दाब क्या है? कम है। और जल हमेशा किधर से किधर जाएगा? कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर। तो जब हम पूर्ण सलत कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो जो सलत कोशिका होगी उसका परासरण दाब अल्प परासरी विलयन की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। और जब हम पूर्ण सलत कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो जल जो है वो धीरे धीरे अल्प परासरी विलयन से किधर जाएगा? पूर्ण सलत कोशिका के अंदर जाता जाएगा। दोबारा सुनना, जब हम पूर्ण सलत कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल जो है अल्प परासरी विलयन से अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा सलत कोशिका की ओर बढ़ेगा। सलत कोशिका की ओर बढ़ेगा यानी कोशिका के अंदर जाएगा। और कोशिका के अंदर जाएगा तो फिर कोशिका, सलत कोशिका जो होगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? स्फीत होती जाएगी। क्या होती जाएगी? स्फीत होती जाएगी। और या उसका स्फीति दाब बढ़ने लगेगा। दोबारा समझना, इधर देख लो उदाहरण, जैसे मान लो ये पूर्ण सलत कोशिका है, एक पिचकी हुई कोशिका। कैसी कोशिका है? पिचकी हुई कोशिका। हम इस कोशिका को कहां रख रहे हैं? अल्प परासरी विलयन में। किसमें रख रहे हैं? अल्प परासरी विलयन में रख दिया हमने इसको। जब हम इसको अल्प परासरी विलयन में रखेंगे, किसको? पूर्ण सलत कोशिका को, तो जल जो है इस अल्प परासरी विलयन से कहां जाएगा? इस पूर्ण सलत कोशिका की ओर जाएगा। कौन सी क्रिया के द्वारा? अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि अल्प परासरी विलयन का परासरण दाब क्या है? कम है। और पूर्ण सलत कोशिका का परासरण दाब क्या है? अधिक है। पूर्ण सलत कोशिका का परासरण दाब क्या है? अधिक है। तो जल जो है इस कम परासरी विलयन से या अल्प परासरी विलयन से कहां जाएगा? पूर्ण सलत कोशिका की ओर। और जैसे जैसे जल इस अल्प परासरी विलयन से सलत कोशिका की ओर जाएगा तो ये स्फीत होती जाएगी। स्फीत का मतलब फूलती जाएगी। कैसी होती जाएगी? फूलती जाएगी। और जल इस अल्प परासरी विलयन से तब तक इसमें जाता रहेगा। किसमें? सलत कोशिका में, जब तक कि इसका स्फीति दाब परासरण दाब के बराबर ना हो जाए। जब तक कि इसका स्फीति दाब किसके बराबर ना हो जाए? परासरण दाब की ओर। तो जब हम पूर्ण सलत कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो जल जो है अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा इस पूर्ण सलत कोशिका में जाएगा। और जिससे कोशिका का स्फीति दाब क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और ये जल तब तक जाता रहेगा जब तक कि स्फीति दाब का मान परासरण दाब के बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया हो तो सिंबल दिखाओ। दूसरी कंडीशन, अल्प परासरी विलयन में रखने पर क्या होगा? अल्प परासरी विलयन में रखने पर क्या होगा? जल जो है पूर्ण सलत कोशिका की ओर बढ़ेगा, जिससे कोशिका का स्फीति दाब बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो जब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों दाब बराबर ना हो जाए, परासरण दाब और स्फीति दाब, तब तक जल अंदर चलता जाएगा। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन थी। देखो तीसरी कंडीशन देखते हैं अब हम। ये तो थी पहली कंडीशन पूर्ण सलत कोशिका। दूसरी कंडीशन, जब हम पूर्ण सलत कोशिका को कहां रख रहे हैं? अल्प परासरी विलयन में रख रहे हैं, तो क्या होगा? जल जो है, देख लो दूसरी कंडीशन में क्या होगा? जल जो है सलत कोशिका में जाएगा। कौन सी कंडीशन में? जब हम पूर्ण सलत कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे तो जल जो है सलत कोशिका में जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि उसका स्फीति दाब परासरण दाब के बराबर ना हो जाए। जिससे क्या होगा? इसका स्फीति दाब बढ़ेगा। भाई जल जो है अल्प परासरी विलयन से कहां जाएगा? सलत कोशिका में। सलत कोशिका में जाएगा तो स्फीति दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक कि ये परासरण दाब के बराबर ना हो जाए। तो ये दूसरी कंडीशन थी।
तीसरी कंडीशन देखेंगे अब पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए। किसके लिए? पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए। देखो तीसरी कंडीशन, कौन सी कोशिका? पूर्ण स्फीत कोशिका। स्फीत मतलब फूली हुई कोशिका। पहली कौन सी थी? पूर्ण सलत कोशिका। दूसरी में क्या किया हमने? सलत कोशिका को कहां रख दिया? अल्प पराशरी विलयन में, जिससे ये क्या होती जाएगी? स्फीत होती जाएगी। अब तीसरी कंडीशन देंगे पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए क्या होगा भाई? देखो पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है उसके लिए ओपी मतलब परासरण दाब और टीपी मतलब स्फीति दाब। कौन कौन से दाब? ओपी मतलब परासरण दाब और टीपी मतलब स्फीति दाब। दोनों के मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसके लिए? पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए। देखो दूसरी कंडीशन में हमने देखा था पूर्ण सलत कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर जल जो है अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा अल्प पराशरी विलयन से कहां जाएगा? पूर्ण सलत कोशिका में, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि उसका स्फीति दाब किसके बराबर ना हो जाए? परासरण दाब के बराबर। तो जो पूर्ण स्फीत कोशिका होगी उसके लिए देखो हमारे पास क्या है? डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। और पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए क्या है? ओपी बराबर क्या है? ओपी बराबर क्या है भाई? पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए टीपी। ओपी बराबर टीपी होगा तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? 0। किसके लिए? पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए। तो पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होगा? 0 होगा। कारण क्योंकि पूर्ण स्फीत कोशिका में परासरण दाब और स्फीति दाब का मान क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लो हमें डीपीडी ज्ञात करना है, 5 एटम पर ओपी दे रखा है अपन को। ओपी बराबर कितना है? 5 एटम। और टीपी बराबर भी अपने पास क्या होगा पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए? 5 एटम। समझना इसको, पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए ओपी और टीपी बराबर होते हैं, यानी 5 एटम ही क्या है अपने पास? ओपी है, और 5 एटम ही अपने पास क्या है? टीपी है। तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी माइनस टीपी, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यानी डीपीडी का मान क्या होगा? पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए 0 होगा। देखो टीपी की जगह यहाँ डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। टीपी और डब्ल्यूपी का मान क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। टीपी किधर से किधर लगेगा? अंदर से बाहर की ओर। और डब्ल्यूपी किधर से किधर लगेगा? बाहर से अंदर की ओर। बस दिशा का अंतर होता है इनमें, बाकी मान इनके बराबर होते हैं दोनों के। अब देखो दोबारा समझ लो इसको एक बार और। तो हम डीपीडी ओपी टीपी इनमें संबंध देखा था हमने। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। फिर इसके लिए 3 कंडीशन होती है भाई। पहली कंडीशन है पूर्ण सलत कोशिका। सलत कोशिका मतलब पिचकी हुई कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका जल पूर्ण रूप से बाहर निकल चुका है। तो ऐसी कोशिका के लिए टीपी का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और हम जानते हैं डीपीडी बराबर क्या है? ओपी माइनस टीपी। और टीपी का मान 0 होगा तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। यानी कि पूर्ण सलत कोशिका के लिए डीपीडी विसरण दाब न्यूनता का मान किसके बराबर होगा? परासरण दाब के बराबर होगा। इसके लिए पूर्ण सलत कोशिका के लिए यहाँ हम टीपी की जगह डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यूपी के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। ठीक। दूसरी कंडीशन है पूर्ण सलत कोशिका को जब अल्प पराशरी विलयन में रखा जाएगा। कौन सी कोशिका को? पूर्ण सलत कोशिका को कहां रख रहे हैं? अल्प पराशरी विलयन में, यानी कि जिसका परासरण दाब कम है। तो ऐसे विलयन में जब हम पूर्ण सलत कोशिका को रखेंगे तो जल जो है सलत कोशिका में जाएगा। कहां से? अल्प पराशरी विलयन से। कौन सी क्रिया के द्वारा? अंतः परासरण की क्रिया के द्वारा जल जो है अल्प पराशरी विलयन से कहां जाएगा? पूर्ण सलत कोशिका की ओर जाएगा। और जैसे जैसे जल उस पूर्ण सलत कोशिका में अंदर जाएगा वैसे वैसे इसका स्फीति दाब क्या होता जाएगा? सलत कोशिका का बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा तो और जल तब तक जाता जाएगा जब तक कि इसका स्फीति दाब परासरण दाब के बराबर ना हो जाए, तब तक जल इसके अंदर जाता जाएगा। ठीक। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन है पूर्ण स्फीत कोशिका। तो पूर्ण स्फीत कोशिका जो होगी उसके लिए ओपी और टीपी यानी कि परासरण दाब और जो स्फीति दाब होगा उसका मान क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा हम जानते हैं डीपी बराबर डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी।
तो डीपीडी बराबर, यहाँ ओपी में से ओपी और टीपी बराबर है, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होगा 0 0 होगा, उसमें जल अंदर नहीं जाएगा। किसमें? पूर्ण स्फीत कोशिका में। कौन सी कोशिका में? पूर्ण स्फीत कोशिका में। ये समझ में आया? डन करो अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं आया हो तो यूं कर देना नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों दाबों में संबंध थे भाई, किस किस में? परासरण दाब, भित्ति दाब, स्फीति दाब और विसरण दाब न्यूनता में, चारों में आपसी संबंध है। देखो इस संबंध को एक चित्र के द्वारा समझते हैं हम। काय के द्वारा? एक चित्र के द्वारा, एक चित्र के द्वारा समझते हैं हम इसको। ये आपके शीट में बना हुआ है, इसको बनाना मत, केवल समझाने के लिए देख लो, समझने के लिए। ठीक, ये वाली जो अवस्था है ये कोशिका की स्फीत अवस्था है। कौन सी अवस्था? स्फीत अवस्था। ठीक, देखो स्फीत अवस्था के लिए स्फीत अवस्था जो होती है उसके लिए परासरण दाब का मान ये रहा। मैं ओपी लिख देता हूं, ओपी में समझ जाओगे। चलो पूरा ही लिख दे। परासरण दाब क्या है ये? परासरण दाब। कौन सी कोशिका के लिए ये परासरण दाब? स्फीत अवस्था के लिए। कौन सी अवस्था के लिए? स्फीत अवस्था के लिए। कौन सा दाब है ये? परासरण दाब, यहां से लेकर यहां तक। और फिर इसके लिए स्फीति दाब ये वाला होगा। ये कौन सा दाब है? स्फीति दाब। कौन सा दाब है ये? स्फीति दाब, टीपी। कौन सा है? टीपी। और ये कौन सा है? ओपी। तो स्फीत अवस्था में देखो दोनों दाब क्या है? बराबर है, यहां से लेकर यहां तक और इधर यहां से लेकर यहां तक। इधर वाली जो अवस्था है ये वाली, ये वाली जो अवस्था है ये सलत अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? सलत अवस्था। अब देखो सलत अवस्था के लिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है ये है डीपीडी विसरण दाब न्यूनता। यहां लिख देता हूं मैं डी पी डी, यानी ये विसरण दाब न्यूनता है। कौन सी कोशिका के लिए? सलत कोशिका के लिए। तो ये चारों प्रकार के दाबों में या तीनों प्रकार के दाबों में संबंध है। काय के द्वारा? चित्र के द्वारा समझाया इसको हमने। तो देखो ये गैप जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम स्फीति अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं ये गैप जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो ये कम होता गया और ये कम होता गया और एक टाइम ऐसा गया ये मिल गया। समझना अब इसको ध्यान से। इधर वाली अवस्था क्या है? ये स्फीत अवस्था। ये वाली अवस्था जो है क्या है? स्फीत अवस्था। और ये वाली अवस्था जो है ये सलत अवस्था के लिए है। ठीक, देखो सलत अवस्था में क्या होता है? ये विसरण दाब न्यूनता है, ये डीपीडी विसरण दाब न्यूनता का मान बहुत ज्यादा है। काफी गैप है किस किस के बीच? टीपी और ओपी के बीच में काफी गैप है। देखो ये वाला गैप टीपी और ओपी के बीच काफी गैप है। काफी गैप है मतलब विसरण दाब न्यूनता क्या है? बहुत ज्यादा है। किसके लिए? सलत अवस्था के लिए। ठीक, अब मान लो इस सलत अवस्था में इस कोशिका के अंदर जल धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो इसका स्फीति दाब क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और किसके बराबर होगा? परासरण दाब के बराबर। तो जैसे जैसे स्फीति दाब बढ़ेगा तो देखो ये पहली कंडीशन, फिर ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, धीरे धीरे जैसे जैसे जल अंदर जाएगा और कोशिका स्फीत अवस्था में पहुंच जाएगी तो ये देखो डीपीडी का मान क्या हो गया? यहाँ दोनों लाइन आपस में मिल गई, मतलब डीपीडी का मान इस जगह क्या हो गया? स्फीत अवस्था में 0 हो गया। और 0 हो गया और स्फीति दाब परासरण दाब और स्फीति दाब का मान क्या हो गया? ये बराबर हो गया। इस कंडीशन में ये समझ में आया? सिंबल दिखाओ समझ में आया तो ये वाला, और नहीं आया हो तो ये वाला। एक बार और देख लो। तीनों दाबों में चित्र की सहायता से संबंध है ये। इधर कौन सी अवस्था है? स्फीत अवस्था। इधर कौन सी अवस्था है? सलत अवस्था।
इधर कौन सी अवस्था है? सलत अवस्था। इधर कौन सी अवस्था है? स्फीत अवस्था। ठीक, पहले आप इधर देखो सलत अवस्था की ओर। सलत अवस्था में देखो ये विसरण इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, परासरण दाब वाली लाइन और स्फीति दाब वाली लाइन के बीच में ये इतना अंतर है। ठीक, अब मान लो जल इस कोशिका के अंदर जाएगा, तो जैसे जैसे जल इसके अंदर जाएगा सलत कोशिका के अंदर, तो इसका जो ये विसरण दाब न्यूनता होगी, इसका मान घटता जाएगा, कम होता जाएगा, ये गैप कम होता जाएगा। देखो जैसे जैसे जल अंदर जा रहा है, ये गैप क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्फीति अवस्था में पहुंच जाएगी कोशिका, तो ये गैप बिल्कुल कम हो जाएगा, दोनों लाइनें आपस में क्या होगी? मिल जाएगी। और मिल जाएगी तो ये परासरण दाब ओपी और स्फीति दाब टीपी, दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगी? डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में? स्फीत अवस्था में। समझ में आया ये? शिवानी, एकता, समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे ये थी आपकी कौन सी अवस्था थी? सॉरी, चित्र की सहायता से हमने किसको समझा? किस किस के बीच संबंध को समझा? स्फीत अवस्था के बीच, सलत अवस्था के बीच, स्फीति दाब के बीच और परासरण दाब के बीच। ठीक, तो इस कंडीशन में ये संबंध होता है। ये आपके सीट में बना हुआ है चित्र। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो कोई दो कोशिकाएं ए और बी। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? ये दो कोशिकाएं हैं। पहली कोशिका ए, कौन सी कोशिका है ये? ए कोशिका। दूसरी कोशिका ये बी कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? बी कोशिका। ए और बी कोशिकाएं हैं ये। ठीक, कौन कौन सी कोशिकाएं? ए और बी कोशिकाएं। इन ए और बी कोशिकाओं के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी और टर्गर प्रेशर यानी टीपी दोनों का मान दे रखा है। मान लो इसके लिए ओपी का मान, ओपी बराबर, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का मान, इसके मान लिए मान लो आप 35 एटम। कौन सी कोशिका के लिए? ये ए कोशिका के लिए। काय का मान दे रखा है? ओपी का। ठीक, इसके बाद में ये टीपी का मान इसके लिए दे रखा है 10 एटम। कितना दे रखा है? 10 एटम, 10 एटम। ठीक, उसके बाद हम बी कोशिका की बात करते हैं। बी कोशिका के लिए ओपी का मान, ओपी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर दे रखा है आपको 40 एटम। कितना दे रखा है? 40 एटम। और इसके लिए टीपी बराबर दे रखा है आपको 5 एटम, 5 एटम। ठीक, तो देखो ये दो कोशिकाएं हैं चित्र में, या ये दो कोशिकाएं जिनके लिए किस किस का मान दे रखा है? ओपी और टीपी का मान दे रखा है। तो हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है? हमें यहाँ एक तो हमें ज्ञात करना है किस कोशिका के लिए, किस कोशिका के लिए जल की मांग, काय की मांग? जल की मांग अधिक होगी। एक तो हमें ज्ञात करना है किस कोशिका के लिए जल की मांग क्या होगी? अधिक होगी, ये ज्ञात करना है एक तो। ठीक, एक दूसरा हमें ज्ञात करना है जल के प्रवाह की दिशा। क्या ज्ञात करना है हमें? दूसरा, जल के प्रवाह की दिशा। तो ये दो चीजें ज्ञात करनी है हमें। देखो क्वेश्चन है ये, क्या है ये? क्वेश्चन है। दो कोशिकाएं दे रखी ए और बी। ए के लिए हमें जल ओपी का मान दे रखा है 35 एटम और टीपी का मान दे रखा है 10 एटम। बी के लिए हमें ओपी का मान दे रखा है 40 एटम और टीपी का मान दे रखा है कितना? 5 एटम। हमें इसमें दो चीज ज्ञात करनी है। पहला, किस कोशिका के लिए जल की मांग अधिक होगी, और दूसरा हमें ज्ञात करना है जल के प्रवाह की दिशा ज्ञात करनी। तो देखो इधर पहली कोशिका के लिए हम ज्ञात करते हैं डीपीडी बराबर हम जानते हैं
डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो पहली कोशिका के लिए ओपी कितना है 35 और टीपी कितना है 10। 35 में से 10 माइनस किए तो कितने बचे 25 एटम। कितना बचा 25 एटम। तो पहली कोशिका जो होगी उसके लिए डीपीडी का मान कितना आ गया 25 एटम आ गया। कितना आ गया 25 एटम। दूसरी कोशिका के लिए देखते हैं हम, डीपीडी बराबर क्या होता है ओपी माइनस टीपी। क्या होता है ओपी माइनस टीपी। तो ओपी कितना है इसके लिए 40 माइनस कितना करेंगे 5। तो 40 में 5 माइनस करेंगे कितना बचा 35 एटम। तो देखो इसके लिए डीपीडी आया 35 एटम और इसके लिए डीपीडी कितना आया 25 एटम। 25 एटम ए कोशिका के लिए और बी कोशिका के लिए 35 एटम आया। तो जल की मांग किधर ज्यादा है, कौन 25 ज्यादा है या 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा है। तो 35 ज्यादा है तो मतलब जल की मांग बी कोशिका के लिए ज्यादा है और बी कोशिका के लिए जल की मांग ज्यादा है। तो जल किधर से किधर जाएगा ए कोशिका से बी कोशिका की ओर जाएगा। जल हमेशा किधर से किधर जाता है कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर। मतलब जहां जल की मांग कम है उससे कहां जाएगा ज्यादा जल की मांग की ओर। और ज्यादा जल की मांग किसको बी कोशिका को। तो देखो आंसर इधर लिख देता हूं मैं। पहली लाइन है किस कोशिका के लिए जल की मांग अधिक होगी। तो नंबर 1 आंसर होगा बी कोशिका के लिए। बी कोशिका के लिए जल की मांग अधिक होगी। किसके लिए अधिक होगी बी कोशिका के लिए। बी कोशिका के लिए जल की मांग क्या होगी अधिक होगी। ठीक। दूसरा आंसर जल के प्रवाह की दिशा होगी। तो जल के प्रवाह की दिशा क्या होगी जल ए कोशिका से किससे ए कोशिका से बी कोशिका में जाएगा। किधर से किधर जाएगा ए कोशिका से बी कोशिका में जाएगा। ऐसे भी लिख देना इसको ए से बी की ओर। आ गया ये समझ में। डन करो अगर समझ में आ गया हो तो। चलो इसको नोट कर लो। इधर से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इधर वाले को लिखना। नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन है, इधर ये यहां से आंसर है। ऐसा ये क्वेश्चन आपको शीट में भी दे रखा है, उसको भी देखना घर पे। हो गया नोट। नोट कर लिया। अच्छा शिवम ने नहीं किया अभी, करो जल्दी कर लो। रिज्वाइन करके देगा, दिक्कत आ गई। देखो आपकी क्लास आज एक ही क्लास लगेगी बायो की भी।
और 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का आपको आपके अवकाश है। 1 तारीख तो ईद है, 2 तारीख को संडे है और 3 तारीख को रक्षाबंधन का अवकाश है। 4 तारीख से आपकी क्लासें वापस कंटिन्यू लगेगी, जो टाइम चलता है वही 4 बजे से 6:15 6:30 तक, और डबल क्लास ही लगेगी। केवल आज आज लगेगी सिंगल क्लास, बायो की भी और केमिस्ट्री की भी सिंगल लगी थी। सबको रक्षा